स्टार्ट करें सर? यस यस, आई एम रेडी। यस। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? जी जी जी, रिकॉर्डिंग हो रहा मेरे है। को बाद में इसका कॉपी भेजना आप, ठीक है? जी जरूर जरूर। वीडियो। ओके। सो हाँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपका टॉपिक का नाम देख रही हूँ आज के। हाँ यस। सो डियर स्टूडेंट, आज सर्टिफिकेट कोर्स का लास्ट डे है, और लास्ट डे जैसे ट्रीट मिलती है ना, वैसे आज हमें सचिन भाई का लेक्चर की ट्रीट मिल रही है, ऐसे समझ लीजिए। सचिन भाई का लेक्चर, और आज जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक पर सच में आज सबको जरूरत है उस टॉपिक की, और सच में सॉल्यूशन चाहिए है। तो सचिन भाई हमें सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये वर्ड्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं आज की लाइफ में। तो उसी इन वर्ड्स की वजह से हमारी सोच किस तरह से नेगेटिविटी में जाती है, और हम किस तरह से पूरी लाइफ नेगेटिविटी में जीने लगते हैं। तो आज सचिन भाई का लेक्चर से हम आज बहुत बहुत सारी प्रेरणा लेके जाने वाले हैं, और बहुत सारी हमको प्रोत्साहन मिलने वाला है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हम सोचने वाले हैं। जब सोचेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो सचिन भाई, आपका इस सर्टिफिकेट कोर्स में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सचिन भाई, मैं अधिक समय नहीं लेती हूँ, आपका वक्तव्य शुरू करिए। ओवर टू यू सचिन भाई। थैंक यू वेरी मच। एट द आउटसेट, थैंक ऑलमाइटी अथॉरिटी। हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा, निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा, जिनको हम कहते हैं शिव अर्थात कल्याणकारी और बाबा अर्थात पिता। तो वो कल्याणकारी पिता, जिसको गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि नामों से जानते हैं, और उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सेवा के लिए निमित्त समझा और ये सेवा का मौका दिया। साथ ही हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के आदरणीय डॉक्टर अमिता बहन जी, जो कि बहुत उमंग उत्साह से ऐसे सेवा में आगे रहते हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और मुझे बोलने का मौका दिया। और अस्मिता कॉलेज के सभी फैकल्टीज, टीचर्स और स्टूडेंट्स, और जो भी ये लेक्चर सुनेंगे उन सबके लिए ओम शांति। ये सेशन मैं पिछले 25 सालों से ले रहा हूँ पूरे भारत में, और केवल स्कूल कॉलेजेस में ही नहीं, लेकिन कॉरपोरेट में ले रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में। और इसमें बहुत सारे एडवांसेस मैं महसूस कर रहा हूँ, और मैं अपने खुद के अनुभव भी आपके सामने रखने वाला हूँ। हालांकि मैं ये सेशन ले रहा हूँ, आप देख रहे हैं मेरा ड्रेस, अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट आया हूँ पेशेंट देखते हुए। मुझे पहले लगा कि मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन मैं ड्रेस भी चेंज नहीं कर पाया, वैसे आके आपके सामने बैठा हूँ। दैट इज द हसल एंड बसल ऑफ मॉडर्न लाइफ। मैं रोज 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ, कोविड में पेशेंट्स को देखता हूँ, और फिर खाना बनाने में भी मेरा पौना घंटा या 1 घंटा जाता है। उसके बाद ये सब पढ़ाई करनी होती है आध्यात्मिकता की। आप समझ सकते हैं कि इतनी व्यस्तता में अपने माइंड को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 दिन से मुझे बुखार है, वायरल फीवर है, और मैं दवाई लेके काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप बैचलर लाइफ जीते हैं तो उसका अलग चैलेंजेस होता है। तो ये सब परमात्मा की मदद है, गॉड की मदद है, जिसके वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। हैविंग सेड दिस, थोड़ा साइंटिफिक एस्पेक्ट मैं आपके सामने स्ट्रेस से रिलेटेड रखूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे सवाल पूछे। मैं जानबूझ के सेशन हिंदी में ले रहा हूं, क्योंकि ये एक सेशन से किसी की जान बच सकती है, ऐसा मेरा अनुभव है, और ऐसे हुआ भी है। नाहीतर मराठी भाषा माझी खूप चांगली आहे, माझी मातृभाषा मराठी आहे, बट आई एम कॉन्शियसली यूजिंग हिंदी लैंग्वेज। और आपको ये बता दूं कि यही सेशन मैंने पिछले हफ्ते सैटरडे को एमिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो भारत की सबसे नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है नोएडा में, उनके इंजीनियरिंग स्टूडेंट और फैकल्टीज के लिए सेशन लिया। उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा, और वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चाहते हैं। वही पावर पॉइंट मैं आपके सामने अभी दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे मिथ्स है स्ट्रेस के बारे में, तो वो मिथ या भ्रांतियां भी इससे दूर हो जाएगी। मेरी पहली स्लाइड है, ये फॉर्मूला हम स्ट्रेस का बताते हैं। ये फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में
फॉर्मूला दिया जाता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन कोपिंग एबिलिटी। माना एक है परिस्थिति, इसको ब्रह्मा कुमारी की भाषा में कहते हैं परिस्थिति और स्वस्थिति। अभी प्रेशर लाइफ में नहीं आया, ऐसे हो नहीं सकता 21st सेंचुरी में। मैं आपको इंटरेस्टिंग हिस्ट्री सुनाता हूँ। जिसने स्ट्रेस के ऊपर रिसर्च किया उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हैंस साइल। इसने 1930s में रिसर्च चालू किया। उसने बहुत सारी बातें दुनिया को बताई मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो वो नामी गिरामी हो गया और लोगों को पता था कि डॉक्टर हैंस साइल एक लीडिंग व्यक्ति है। तो उनके पास बहुत स्टूडेंट जाते थे। तो एक स्टूडेंट उनके पास गया और डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आप मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ कि मुझे जिंदगी में कभी भी टेंशन ही नहीं आए, स्ट्रेस नहीं आए। तो हैंस साइल ने कहा ओके चलो मेरे साथ, और वो उनको लेके गए शमशान में। और उधर जाने के बाद उसने कहा यहाँ आके सो जाओ, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी में आना चैलेंजेस आएंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ विल बी फुल ऑफ चैलेंजेस। आप चैलेंजेस को कभी कभार अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हर बार आप अवॉइड नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ, प्रेशर हमारे हाथ में नहीं है। जैसे पेपर्स है और भी सारे चैलेंजेस आपको आगे के लाइफ में आएंगे, जॉब के लिए, जॉब ढूंढने के लिए या घर चलाने के लिए या रिलेशनशिप्स में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डिनोमिनेटर है कोपिंग एबिलिटी, माना आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो, इसके ऊपर पूरा रिसर्च है। और आप इस इक्वेशन से समझ गए होंगे कि जितना आपका कोपिंग स्किल, माना तनाव को हैंडल करने की क्षमता आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आपका तनाव कम होगा। अभी यहाँ पे FFF रेस्पॉन्स मैंने दिया हुआ है, फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज रेस्पॉन्स इसको हम कहते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, तनावपूर्ण परिस्थिति, तो हम ये 3 रेस्पॉन्स में जाते हैं। उसमें फाइट एंड फ्लाइट ये डोमिनेंट रेस्पॉन्स है। माना या तो हम फाइट करते हैं या भाग जाते हैं, और ये हम सबके ब्रेन के अंदर हार्डवायर है, माना इसका प्रोग्रामिंग हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन आ सकती है। तो ब्रॉडली सभी परिस्थितियों को अंडर दिस 5 हेडिंग्स में हम डाल सकते हैं। एक है हेल्थ, हमारे हेल्थ से हमको परिस्थिति आ सकती है, बीमारी आ सकती है किसी भी प्रकार की। रिलेशनशिप्स ये आज बहुत चैलेंजिंग है, और यंगस्टर्स या स्टूडेंट में मेरे पास बहुत सारे काउंसलिंग के इश्यूज आते हैं। और रिलेशनशिप्स में मैच्योरिटी न होने की वजह से, समझ न होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इवन एडल्ट्स दे फेस रिलेशनशिप्स चैलेंजेस। फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से तनाव आ सकता है। वर्क स्ट्रेस, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करके पढ़ाई करते हैं, तो वर्क और लाइफ का बैलेंस या फाइनेंसेस, आर्थिक समस्या आ सकती है। तो ये सब सिचुएशन से परिस्थिति आ सकती है, और इसका इफेक्ट हमारे शरीर और मन के ऊपर होता है। मन का असर तन के ऊपर होता है और तन का असर मन के ऊपर होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि इट इज नॉट द सिचुएशन। 30 साल का रिसर्च हमको ये बताता है कि परिस्थिति तनावपूर्ण नहीं होती है। प्लीज इस वाक्य को अंडरलाइन कर दे, अपने दिमाग में फिट कर दे कि परिस्थिति तनावपूर्ण नहीं होती, परिस्थिति न्यूट्रल होती है। लोग ज्यादातर ये समझते बात ही ऐसी थी इसलिए मुझे टेंशन आया, बात ही इतनी बड़ी हो गई क्या करूं, टेंशन आ गया। रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति कहता है कि बहुत बड़ी बात हो गई, एक कहता है कि बड़ी नहीं बात थी लेकिन बड़ी नहीं, और तीसरा कहता है कि कोई बात ही नहीं थी। अभी देखो सिचुएशन एक है लेकिन फर्क क्यों हुआ, और फर्क होने का एक ही कारण है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरप्रिटेशन। आपने उस बात का क्या अर्थ निकाला, पूरा खेल इस इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। एंड दिस इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, योर एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, योर संस्कार, योर हैबिट्स। हमारे अनुभव के आधार पर हम परिस्थिति का अर्थ निकालते हैं। तो दो ही पॉसिबिलिटी है। जब भी परिस्थिति आती है, होता क्या है, जो टेंशन वाले लोग हैं, जिनको जल्दी टेंशन आता है, उनके अंदर घंटी बजती है और वो परिस्थिति को थ्रेट
थ्रेट समझते, थ्रेट माना खतरा। और जैसे ही आपने परिस्थिति को खतरा समझ लिया तो आप दो ही बातें करेंगे, या तो आप फाइट करेंगे या आप फ्लाइट करेंगे, माना आप सामना करेंगे या भाग जाएंगे। ये कब होता है? जब हम परिस्थिति को खतरा महसूस करते हैं। अभी ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि जब कब दिल की धड़कन तेज हो गई, मुंह सूख गया, हाथ पैर कांपने लगे, ये सब ऑटोमेटिक होता है। पर ये कब होता है? इसके पीछे हमारा बुद्धि उसको थ्रेट करके परसीव करती है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, मेरे पास एक एमबीबीएस का स्टूडेंट, बहुत होशियार स्टूडेंट, और पूरे साल भर, आपको बता दूं एमबीबीएस में 1.5 साल की एग्जाम होती थी उस समय, तो पूरे साल भर पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम आती थी तो उस बहन की हालत ये थी, मैं बहन का एग्जाम्पल इसलिए शेयर कर रहा हूँ, उसका एग्जामिनेशन हॉल में घुसने की हिम्मत ही नहीं होती थी, वो वैसे ही वापस आ जाती थी, हालांकि पूरे साल भर पढ़ाई किया। इसको कहते हैं एग्जाम फोबिया, एक्सेसिव एग्जाम फोबिया। अभी फिर उसके बाद उसका मन इतना गिल्ट में जाता था, आत्मग्लानि में, उसको खुद से घृणा आती थी, और वो फिर उसके बाद क्या करती थी, ब्लेड लेके हाथ के ऊपर, मेरा हाथ के ऊपर कट मारती थी। तो उनके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए, फिर हमने एक टेक्निक है उसको यूज किया, फोबिया में हम यूज करते हैं साइको काउंसलिंग में, ईआरपी बोलते हैं उसको। उसने एग्जाम दिया, आज उस बहन ने एमडी किया है और वो प्रोफेसर करके मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रही है। लेकिन मैं एक अनुभव सुना रहा हूँ कि जब थ्रेट परसीव होता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब ये फाइट और फ्लाइट जब होता है तो या तो आपको मारामारी करना है, फाइट करना है, या भागना है। दोनों के लिए आपका शरीर आपको तैयार करता है। कैसे तैयार करता है? जैसे ही आपने इधर समझा टेंशन, टेंशन, आपने इधर संकल्प किया टेंशन, तो तुरंत आपके मन से ब्रेन, और ब्रेन से हम कहते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, माना हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट होता है और वो तुरंत पूरे ब्लड के अंदर एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल, ये दो हार्मोन रिलीज करती है। और ये हार्मोन क्या करते हैं? जैसे आपको भागना है तो ताकत चाहिए, शुगर चाहिए, तो लीवर को ऑर्डर मिलता है शुगर डालो, तो लीवर शुगर डालता है। एड्रेनालिन क्या करता है? भागने के लिए ब्लड ज्यादा चाहिए, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, मुंह सूख जाते हैं, डाइजेशन रोक देते हैं, क्योंकि सब ब्लड हाथ और पैर में चाहिए, मारामारी करना है या भागना है। तो ये सब होता है सेकंड में। अभी पहले के जमाने में टाइगर देखते थे जंगल में, तब ये सब हमारे सामने होता था। अभी टाइगर नहीं है, आप एसी ऑफिस में बैठे हैं या क्लासरूम में बैठे हैं, और बैठे बैठे आप यहाँ पर स्ट्रेस को क्रिएट कर रहे हैं। मैं अगर एग्जाम में फेल हो गई तो, जैसे आपने क्रिएट किया थ्रेट को, देखो कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे क्रिएट किया, तो आपके अंदर ये स्ट्रेस के हार्मोन आते हैं, और एंगर और फियर, ये दो डोमिनेंट इमोशन आते हैं। अब इसका अपोजिट साइड है, जो लोग जिनकी स्किल्स अच्छी है परिस्थिति को हैंडल करने की, वो जैसे ही परिस्थिति आती है उनके सामने, वो उसको इंटरप्रेट करते हैं, डरने की कोई बात नहीं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए। तो जैसे उसको अपॉर्चुनिटी, उसकी शक्तियां बढ़ती है और उसको स्ट्रेस नहीं आता है, उसको उल्टा उसको चैलेंजेस महसूस होते हैं और खुशी महसूस होती है। तो ये फर्क है, और ये फर्क होता है इंटरप्रिटेशन, आपकी बुद्धि के आधार पर ये फर्क होता है। और वो कैसे करना है हम इसको देखेंगे। तो जब भी सिचुएशन आते हैं, हम या तो फाइट करते हैं या भागते हैं, और हमारा शरीर हमको तैयार करता है भागने के लिए। मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जो मेरा क्लासिकल एग्जाम्पल है, कि जैसे अभी मुंबई में रहते लोग, तो ट्रेन पकड़ना एक टेंशन से बड़ी लड़ाई लड़ने के बराबर है। तो आप स्टेशन पे पहुंचे, लोकल ट्रेन की नहीं बात कर रहा हूं मैं, बाहर गांव की ट्रेन, आपको बाहर गांव जाना है, 3 महीने पहले बुकिंग किया है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से आप लेट हो गए, और स्टेशन पे घुसते ही आपको पता चला कि ट्रेन अभी छूट रही है। तो जैसे आपने देखा कि 3 महीने पहले बुकिंग किया, मेरे गांव में जाना जरूरी है और मैं ट्रेन छूट रही है, तो आप इधर उसको इंटरप्रेट करते थे भागना है। तो भागना है जैसे आपने सोचा, मैसेज गया ब्रेन को, तो बॉडी आपको प्रिपेयर करेगी, बीपी बढ़ेगा, आपके मसल टेंस हो जाएंगे, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएगी, शुगर आ जाएंगे, आप सामान लेके भागते हो।
और भागते भागते आप ट्रेन पकड़ते हो, सामान डालते हो और अंदर जाते हो। तो जैसे आप सीट पर जाते हो, आपका धड़धड़ अभी भी चालू है, बीपी बढ़ा हुआ है, मसल टेंस है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपने कॉन्शियसली जनरेट किया, क्योंकि वो उस समय की नीड थी, जरूरत थी आपको भागना। अभी हुआ क्या, 5 मिनट बाद जैसे आप रिलैक्स हो गए, धीरे धीरे आपका बीपी, पल्स है, दिल की धड़कन है, सब नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन इमेजिन आप बैठे हो ट्रेन में, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा, अभी भी धड़कन चालू है, मसल टेंस है, तो वो नॉर्मल नहीं है। इसको कहते हैं एग्जैजरेटेड स्ट्रेस रेस्पॉन्स। आपको शायद समझ में आया होगा कि क्या होता है स्ट्रेस रेस्पॉन्स में। फिर आप ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, एग्जाम में बैठे हो या किसी के साथ, यही रेस्पॉन्स हमारा एक्टिव होता है। अभी होता है, एक सिचुएशन से, एक परिस्थिति आई, उससे टेंशन नहीं आता है। लगातार जब ये परिस्थिति लंबे समय तक रहती है, तब वो शरीर के ऊपर असर डालती है और हमको बीमारी आना चालू होता है। मेरे पास अभी अभी मैं आईआईटी मुंबई में सेवा देता हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर इमरजेंसी। तो मेरे पास पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे, उनका आईक्यू बहुत हाई होता है, क्योंकि पूरे भारत से सिलेक्ट किए हुए रहते हैं वो। और पीएचडी माना बीटेक एमटेक करने के बाद वो जाते हैं पीएचडी के लिए, बहुत हार्डवर्क करते हैं लोग। लेकिन मैंने क्या देखा, एट द एज ऑफ 30 साल में, 32 साल में उनको डायबिटीज हो रहा है, पैनिक अटैक। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फीमेल आई, अचानक उसका सांस जैसे कि बंद हो रहा है, चोकिंग, मर जाएगी अभी, ऐसा। बीपी चेक किया, बीपी बढ़ा हुआ है, देखा कि कोई हिस्ट्री नहीं है, वो हुआ। इसको हम कहते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक माना चिंता का सबसे ऊंचा स्तर, पैनिक अटैक। फिर उसका इलाज करा है, वो ठीक हो गई, बात अलग है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, यंग एज में हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज देख रहे हैं, विच इज नॉट सीन। और ये क्यों होता है, क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने नींद नहीं किया होता है, खाना टाइम पे नहीं होता है, और कुछ इश्यूज होते हैं, परीक्षा का वो तनाव ले लेते हैं, तो उसके वजह से ये सब चेंजेस हम देखते हैं। मैं आपके सामने केस स्टडीज भी रखूंगा। हालांकि सुशांत सिंह का केस हम सब जानते हैं, ये मैं बिजनेसमैन का केस दिखा रहा हूँ। अभी लोग क्या समझते हैं, मेरा वजन अच्छा है, मेरा खाना अच्छा है, सब अच्छा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इनका नाम है रंजन दास। ये भारत के यंगेस्ट सीईओ थे। रोल मॉडल क्यों थे, क्योंकि मैराथन रोज भागते थे, एक्सरसाइज फिटनेस अच्छा था, वजन अच्छा था, कोई भी नशा नहीं करते थे, खाना टाइम पे, सब कुछ। लेकिन फिर भी एट द एज ऑफ 42 इनको हार्ट अटैक आया और गया। आज का न्यूज आपने हेडलाइन सुना होगा, साउथ का एक स्टार एट द एज ऑफ 46 उसको हार्ट अटैक आया। तो हम यंग एज में हार्ट अटैक दिया है। रंजन दास वाज सच अ ब्रिलियंट चैप। उससे एक ही गलती हुई कि वो नींद कम करता था, नींद कम करता था। अभी इसका फायदा मत उठाओ, कल से मत बोलो घर वाले पे कि मुझे डॉक्टर सचिन ने कहा नींद अच्छा करना चाहिए। नींद अच्छा माना 8-10 घंटा सोना नहीं है, हमको 6 से 7 घंटा नींद चाहिए, दैट इज इनफ एट दिस स्टेज, ठीक है ना। ये हो सकता है कुछ लोगों की नींद ज्यादा होती है, कुछ लोगों की नींद कम, 6 से 8 रेंज है, ठीक है ना। लेकिन ये व्यक्ति 4 घंटा नींद करता था, तो नींद का भी स्ट्रेस के साथ कनेक्शन है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि हमको स्ट्रेस कहाँ तक रखना चाहिए। स्ट्रेस अगर बिल्कुल चैलेंजेस नहीं है तो लाइफ बोर हो जाएगा, और बहुत सारा वर्कलोड है तो भी आप बर्न आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखा है लो स्ट्रेस एंड हाई स्ट्रेस, हमको बीच में रखना चाहिए ऑप्टिमम स्ट्रेस। अभी इस कंसेप्ट को समझना है, ऑप्टिमम स्ट्रेस माना क्या। इसको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे कि टायर होता है, कार का टायर, अगर उसमें कम कम
हेलो हॅलो, माझा आवाज येतोय? येस मॅम. अमिता दीदी, तुम्ही येत नाही आहात, दिसत नाहीत लिस्ट मध्ये. सचिन भाई, अरे एक मिनिट हा, स्टुडंट्स मी कॉल करते, काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय. ओके, मेरा आवाज आ रहा है अभी? जी जी भाई, अभी आ रहा है. और वो नेटवर्क ड्रॉप हो गया। हाँ हाँ, मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ, आप शेयर कर सकेंगे. ओके ओके जी. तो अभी पावर पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? फिर से शेयर नहीं, फिर से शेयर करना पड़ेगा. आपका फोटो दिख रहा है. आई होप आई एम विजिबल. स्लाइड दिखाई दे रहा है? yes, now slide is visible. ओके, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस. ऐसे ही लाइफ में होता है एक्चुअली. कई सारी चीजें हमारे कंट्रोल पे नहीं होती है. आज मेरा मोबाइल भी बंद हो गया है, ये सिम कार्ड डिटेक्ट करना बंद हो गया है, तो मेरे को कॉल भी करना चाहे तो कॉल नहीं कर सकते हैं. डोंट जंप टू कंक्लूजन, क्योंकि मोबाइल की वजह से भी मैं झगड़े देख रहा हूँ आजकल. कहते हैं मैंने कॉल किया, रिंग जा रहा था, आपने उठाया भी नहीं. इसके ऊपर भी टेंशन आता है लोगों को. तो मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ कि टायर में ऑप्टिमम प्रेशर होना चाहिए एंड यू हैव टू ब्रेक द स्ट्रेस बिफोर इट ब्रेक्स यू. सिर्फ आपको ये समझना चाहिए कि कहाँ पर आपको रुकना चाहिए लाइफ में. ओके, अभी इस स्लाइड के ऊपर बहुत ध्यान देना, ये बहुत फंडामेंटल स्लाइड है. मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूँ बिलीफ सिस्टम में, और मैं यहाँ पर अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जिन्होंने बिलीफ सिस्टम का लेक्चर नहीं सुना, मैं रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर को फिर से आप सुने. बहुत फंडामेंटल लेक्चर है. मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं कि मेरे तनाव का कारण कोई और है, someone else is responsible for my suffering. ये फंडामेंटल माना मूलभूत लोगों के सोच में गलती है. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, और रिसर्च का सार आपके न्यूज़ इज दैट सचिन सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है. सचिन सर, स्टुडंट्स तुम्हाला पण येत नाही का, की माझ्याकडे प्रॉब्लेम आहे? हो मॅम, नाही. हा ओके, म्हणजे सरांकडे प्रॉब्लेम आहे वाटतं. येतील सर, येतील. परत लेफ्ट झाले वाटतं. ओके. अनअवॉइडेबल सिचुएशंस जिसको कुछ कर नहीं सकते.
पेपर चल रहा है, मैं इन दिनों से सेशन ले रहा हूँ, कभी नहीं हुआ, आज ही हुआ। आज आज क्यों हो रहा है मुझे पता, पर इसमें ये बार बार मैसेज भी आ रहा है चेक कनेक्शन करके। हाँ हाँ सर, शायद हमको लाइव एग्जाम्पल दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे भी छोटी छोटी सिचुएशन होती है जिससे हम एकदम हाइपर हो जाते हैं, अब क्या होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। यस यस शायद सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। पर यहीं पर हमको ये थ्योरी भी हो रहा है, प्रैक्टिकल भी हो जी रहा है, जी, हम दोनों बातें एक साथ दोनों सीख बात रहे है। हैं। हाँ तो मैं अभी फिर से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि स्लाइड के साथ आप कनेक्ट अच्छी तरह से हो पाएंगे, इसलिए मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ। एक्चुअली आई कैन टॉक विदाउट स्लाइड आल्सो। ओके, तो वी क्रिएट आवर स्ट्रेस। मैं फिर से कह रहा हूँ, परिस्थिति कुछ भी हो, एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति को टेंशन आता है और एक को नहीं आता, इसका मतलब परिस्थिति में टेंशन नहीं है, हमारे सोच में टेंशन है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि इसने मेरा जिंदगी खराब कर दिया। कई लोग ऐसे बोलते हैं, ह्याला बघितलं की माझ्या तळपायाची आग मस्तका माझ्या डोक्यात जातो। मराठी में ऐसे कहते हैं, ये मेरे दिमाग में जाता है। मुंबई की भाषा में बोलते हैं, इसने मेरे दिमाग का दही बना दिया है। हे सगळं चुकीचं आहे, इट्स रॉन्ग। यू आर क्रिएटिंग दैट फाइल, आप उसकी फाइल आपके अंदर बना ली है। तो जैसे उसको देखा आपकी फाइल खुल जाती है, तो आप अपना स्ट्रेस क्रिएट करते हो, और ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। अब ये दो इमोशन है, एंगर एंड फियर। मैं इसके ऊपर, क्योंकि आज का सेशन नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल हीलिंग। जब इमोशनल हीलिंग हम लेंगे तब शायद हम फियर और इसके। ये थर्मामीटर आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस थर्मामीटर में बताया है कि ये सब कलर दिखाए, ग्रीन, येलो, ब्रिक रेड एंड रेड। रेड माना डेंजर, ग्रीन माना सेफ जोन। अगर आप ग्रीन जोन में है तो आप हमेशा शांत और सीरीन रहेंगे। कंसर्न इज येलो, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, रेड, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन मीन्स गो, रेड मीन्स स्टॉप, येलो माना स्लो डाउन हो जाओ, स्लो डाउन हो जाओ, क्योंकि आगे रेड आने वाला है, खतरा। यहाँ पर आपको अपने आप को बदलना चाहिए। और इसके बाद आपने अगर आपको नहीं रोका तो आप नेक्स्ट जोन में जाने वाले, जिसको हम कहते हैं वरी जोन। ये चिंता करने का स्वभाव कई लोगों का होता है। यहाँ पर भी आप मेरे पास आए तो मैं आपको बिना दवाई के, बगैर दवाई के ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक बार आप रेड जोन में गए तो आपको दवाई देना पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जिनका शरीर बिल्कुल नॉर्मल है, है। एक कोच है जो फिजिकल एक्सरसाइज का ट्रेनिंग देता है, 6 फीट हाइट, मसल्स, बॉडी सब कुछ है। उसको डर है, उसको छाती में दर्द होता है, डॉक्टर ने सब टेस्ट किए, ईसीजी निकाला, स्ट्रेस टेस्ट किया, कोलेस्ट्रॉल किया, सब नॉर्मल है। डॉक्टर बोलता है तुमको चिंता की बीमारी है, तुम डॉक्टर सचिन के पास जाके मिलो। मेरे पास आए, जब मैंने देखा तो इसका सब रिपोर्ट नॉर्मल है, इसको सिर्फ डर रहता है कि इसको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। तो ये है एंजाइटी। और एंजाइटी एक्सट्रीम केस में पैनिक, जो मैंने वो लड़की का एग्जांपल सुनाया कि उसको लगता है वो अभी मर जाएगी, उसका सांस नहीं आ रहा है। ये बीमारी भी फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, हम कहते हैं हिस्टेरिया। और ये पैनिक अटैक, ये हम देख रहे हैं फीमेल्स में बहुत, हालांकि ये मेल्स में भी आ सकते हैं, लेकिन परसेंटेज फीमेल्स में ज्यादा है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। 2-3 कारण मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अस्मिता कॉलेज इज फॉर फीमेल्स। फीमेल्स का डिफेंस मैकेनिज्म मेल से थोड़ा अलग होता है। एक तो बहुत सारी बातें वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो छिपा के रखती है अपनी भावनाओं को। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी भावनाओं को एप्रोप्रिएट वे में व्यक्त करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि जेलसी फीमेल्स में ज्यादा होती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये जरूर मानता हूं, और मैंने देखा है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वो उसका अपब्रिंगिंग हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी हो सकती है, बिकॉज ऑफ बॉडी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर वो प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस करे तो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकती है। 4 जोन हमने देखे हैं, ब्लू जोन, रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। अगेन, ग्रीन इज हैप्पी, काम, फोकस, रेडी। रेड इज मैड, एंग्री, अपसेट एंड वायलेंट। ब्लू इज सिक, बोर्ड, टायर्ड एंड सैड। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी तो क्या बस एक कटी पतंग है। ब्लू जोन वाले, डिप्रेशन वाले।
एक्साइटेड वरी। और एक मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, बहुत लोग एक्साइटमेंट को हैप्पीनेस समझते हैं, रॉन्ग। एक्साइटमेंट इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस इज स्टेबिलिटी नॉट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, वरी, बिगली, सीली, ये थोड़े हार्ड अंग्रेजी शब्द है। अब ये फियर का मैकेनिज्म क्या है, डर का मैकेनिज्म, क्योंकि डर is the other word for fear। साइकोलॉजी में ऐसे मानते there are only two emotions, केवल दो ही भावनाएं हैं, एक डर और प्रेम की भावना, और कुछ नहीं। प्रेम भी मेजॉरिटी लोग गलत समझते हैं, प्रेम माना वो बाहों में जाना वगैरह, वो प्रेम नहीं है। लव इज अ फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स, है ना। जैसे पृथ्वी और चांद के बीच में है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, दैट इज लव। इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स, इट्स नॉट एन इमोशन। ओके, तो फियर का इमोशंस क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर दो पाथवे है। मैं थोड़ा साइंस भी बीच में बता रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को एक्सेप्ट करना इजी हो जाए। तो हमको नेचर ने दो रास्ते दिए हैं, एक इमरजेंसी का रास्ता और एक लॉन्ग रूट। इमरजेंसी का रास्ता एमिगडाला से जाता है, इसको शॉर्टकट कहते हैं, तो इमरजेंसी में हमको बचाने के लिए है। और एक सोचा समझा हुआ रास्ता, जिसको हम कहते हैं कोई भी कर्म करना है तो सोच समझ के कर्म करो। अभी क्या एग्जांपल यहाँ दिया है, सांप। अभी सांप जैसे ही आए तो आपको बचाना है, क्योंकि सांप ने काटा माना पॉइजन गया, माना ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है अगर वो पॉइजनस स्नेक है। ये बात अलग है कि 80% स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन सांप माना हमारे अंदर वो इक्वेशन बैठा हुआ है, तो तुरंत हम अपने आप को दूर कर लेते हैं। ये कैसे होता है, जैसे ही सांप को देखा तो मेरे माइंड के अंदर मैसेज जाता है आंखों के द्वारा, और तुरंत वो अमिगडाला रूट से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं ताकि सांप काटे नहीं। ठीक है, अभी ये है शॉर्टकट पाथवे, फास्ट रिस्पॉन्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली जिनको टेंशन आता है वो हर परिस्थिति को यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। हम इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं इमोशनल हाईजैक, माना आपकी भावना की बुद्धि का हरण कर लेती है। हर जगह पे इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के लिए हर बात इमरजेंसी है, या कुछ लोग होते हैं वो हर चीज को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। भारत की भाषा में हम कहो तो इज्जत का सवाल, हर चीज को छोटी बात से मैग्नीफाई कर लेते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे अभी आज का ही न्यूज ले लो, साउथ का वो फेमस स्टार पुनीत 46 ईयर, अभी उसके इतने फॉलोअर्स थे, तो उनका स्टार मर गया तो भी ये लोग आत्महत्या कर लेते। आप सोचो कितना एसोसिएशन होगा। इंडिया पाकिस्तान की मैच है, लास्ट ओवर है, एक ओवर में समझो 8 रन चाहिए, 6 रन चाहिए, कोई भी जीते, इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, कुछ लोगों को इधर हार्ट अटैक आता है, कुछ लोगों को उधर हार्ट अटैक आता है, क्योंकि वो इंटरप्रेट करते हैं उस सिचुएशन को इमरजेंसी, जीने मरने का सवाल। इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रेस वाले लोगों में ये विशेषता रहती है। तो यहाँ पे मैं डर का परसेंटेज बताता हूँ। डर इज गुड, डर हमको बचाता है, आग से बचाता है, सांप से बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है। लेकिन डर जब कंट्रोल के बाहर जाता है और उसको हम कहते हैं इरैशनल, तो वो एंजाइटी, फोबिया और पैनिक बन जाता है। ये स्पेक्ट्रम है। अभी डर क्या होता है, मानसिक डर क्या होता है, यहाँ पर देखो, बड़ी मछली को डर होता है, छोटी मछली को डर होता है कि बड़ी मछली उसको खा जाएगी, तो इमीडिएट स्ट्रेस रेस्पॉन्स होता है। अभी बड़ी मछली है नहीं, लेकिन छोटी मछली सोच रही है अगर बड़ी मछली आई तो। अभी ये तो जो है ये क्रिएट किया है, व्हाट इफ द बिग फिश कम्स आउट टुडे, बाहर आती है और मुझे खा लेगी। ये है स्ट्रेस रेस्पॉन्स जो बिना किसी परिस्थिति के मैंने क्रिएट किया। स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं, पेपर कठिन आला तर मी पास नहीं झालो तर, मैं फेल हो गया तो, मुझे ना कहा तो, XYZ। आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो हमारे थॉट से हम स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। दूसरा एंगर के ऊपर बोलूंगा, अगर मैं खुद इसका अनुभव कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदर का अनुभव किया और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आप खुद स्वीकार करेंगे तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। कुछ आपके जीन्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम इट इज योर एटीट्यूड कि आप थ्रेट परसीव करते हो। अभी मैंने स्टडी किया कि इतना गुस्सा कहाँ से आया, तो फैमिली में है, लेकिन आगे की बात है कि आपका नेचर, समझो जिद्दी स्वभाव होता है,
अभी मेरा आईसीयू का ड्यूटी है, इमरजेंसी है, मेरे सामने पेशेंट है, तो हमारी अपब्रिंगिंग डॉक्टर्स की कैसे होती है कि वी आर नॉट अलाउड टू डू मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड, नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक, क्योंकि हमारी एक गलती की वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। तो मेरे अंदर ये डीपली चला गया कि मिस्टेक माना यू आर अ फेल्यूर, यू डोंट डिजर्व, और मैं करूं या दूसरा करूं वो तो गया काम से। ये मैंने अपने अंदर चेक किया। आई वॉज द बॉस, मैं कंपनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। अभी मेरे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनसे गलती हो गई तो बेचारे गए काम से, क्योंकि हम प्रोफेशनल फील्ड में जब होते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है। फार्मा इंडस्ट्री में मैं मेडिकल एडवाइजर था, इधर यू परफॉर्म और यू क्विट, नथिंग इन बिटवीन, या तो आप रिजल्ट दो या छोड़ के जाओ। ये गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं होता है, चलता है, काम करो नहीं करो, अटेंडेंस लग गया है, एट द एंड ऑफ मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्राइवेट में नहीं होता है। तो हम जिम्मेवार होते हैं हर काम के लिए। अभी मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसने वो नहीं किया, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू आस्क, मैं उसको पूछूंगा क्या हुआ। तो अगर उसने कहा कि सर सॉरी सर मेरे पास टाइम नहीं था, अगर ऐसे बोला तो भी हम उसको रस्टिकेट कर दे, निकाल देते थे, क्योंकि टाइम नहीं था, ये हम मानने को ही तैयार नहीं। अगर वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मुझे कहता है कि सर सॉरी मैं पिक्चर देखने गया था, तो मैं एक बार उसको माफ करूं, लेकिन उसने अगर बोला टाइम नहीं है तो हम तो माफ नहीं कर देंगे। टाइम नहीं है ऐसा कोई बंदा नहीं होता है, टाइम सबके पास होता है, प्रायोरिटी अलग होती है हर एक की। आप ये कहो कि सर आपने जो काम दिया था दैट वाज नॉट माय प्रायोरिटी, आई विल एक्सेप्ट इट। तो मेरा नेचर परफेक्शन का था और इसके वजह से खुद और दूसरे भी बहुत परेशान होते थे। सो आई ऑब्जर्व कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड एक्सप्लोजन, ये सब स्टेजेस थे। ये तो मेडिटेशन और ज्ञान के हिसाब से पित्त प्रकृति से हम थोड़ा शांत होते जा रहे हैं। अभी भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर वो इरिटेशन आता है, लेकिन मैं उसको योग से, ज्ञान से उसको कंट्रोल करता हूँ, शांत रहता हूँ। बट हमको क्या है, रिजल्ट देना है। वी आर प्रोडक्टिव पीपल, हम भाग नहीं सकते, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू एक्ट इमीडिएटली। और मेरा ड्यूटी इमरजेंसी में होता है एंड हमारा क्लॉक टिक चालू हो जाता है। अगर हम फास्ट एक्ट नहीं किया तो पेशेंट चला जाएगा, जान होता है। तो वी हैव टू एक्ट वेरी फास्ट। तो होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया ने समझ लिया है कि अगर आपको काम करना है तो गुस्सा करना जरूरी है। तो एग्रेसिव स्टाइल है और पैसिव स्टाइल है। कुछ लोग चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हैं। ये दोनों स्टाइल गलत है, क्योंकि एग्रेसिव वालों का बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होता है, उनको हेडेक होता है। लकीली अभी तक डॉक्टर सचिन भाई में कोई लक्षण नहीं है, लेकिन जो पैसिव होते हैं उनके अंदर कैंसर की बीमारी होती है, गांठ होती है उनको, कि चुपचाप सबको सहन करते हैं। आइडियली आपको बीच का रास्ता होना चाहिए, उसको हम कहते हैं असर्ट, असर्टिव कम्युनिकेशन, इट्स अ स्टाइल। ये तीनों कम्युनिकेशन की स्टाइल है। तो अपनी बात को रखना चाहिए, सिर्फ रखने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। ये स्लाइड मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि जब भी आप हंग्री, एंग्री, लोनली एंड टायर्ड है, जिंदगी के बड़े डिसीजन मत लो। मैं सुसाइड प्रिवेंशन में काम करता हूँ, आत्महत्या के, पता नहीं इतने आत्महत्या के स्टूडेंट्स या स्टाफ या फैकल्टीज इंक्लूडिंग डॉक्टर मेरे पास आते हैं। तो मैंने एक ही देखा है कि क्या गलती होती है। ये नीचे का स्टेटमेंट पढ़ो, जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररली अपसेट डोंट टेक परमानेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ। आपका अपसेट जो मूड होता है वो टेम्पररी होता है, उसके लिए परमानेंट डिसीजन मत लो। ये सब सुसाइड में कॉमन होता है कि टेम्पररी अपसेट होते हैं, परमानेंट डिसीजन। तो सुसाइड के बारे में किसी ने कहा, सुसाइड हैज बिकम अ परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम टेम्पररी है, व्यक्ति परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढता है। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। स्पिरिचुअलिटी, सुसाइड या आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि आप जिस कॉन्शियसनेस में, जिस चेतना में आप शरीर छोड़ रहे हैं, आपको लगता है मैं मर जाऊंगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। क्योंकि आत्मा में संस्कार, जब आप शरीर छोड़ेंगे, आप आत्मा को नहीं मार सकते, आप शरीर का घात करते हो, जीव घात करते हो, तो आपके साथ वो संस्कार जाएंगे आगे डिस्टर्बेंस के, और अगले शरीर में जाएंगे, वही संस्कार के साथ आप पैदा होंगे। और आज हम बच्चों में डिप्रेशन देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार लेकर आए हैं। सो सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको परिस्थिति का सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए।
सही मार्गदर्शन लेना चाहिए और कभी भी इमोशंस के अंडर डिसीजन मत लो। और एक कारण मैं यंगस्टर्स में देखा है, ज्यादातर यंगस्टर भविष्य में जीते हैं, भविष्य की चिंता रहती है, और बूढ़े लोग पास्ट में जीते और वर्तमान में कोई नहीं जीता। अब ये बोलना बहुत इजी है क्योंकि हमारा माइंड हमेशा आगे जाता रहता है। अभी भी अगर सेशन चल रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये कब खत्म होगा, आगे का सेशन की तैयारी, उसके दिमाग में वही चलता रहता है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी है। हम आगे के बारे में सोचते हैं या तो पीछे के बारे में सोचते हैं, और दोनों काल हमारे हाथ में नहीं है। हिंदी में ऐसे कहते हैं कि भूतकाल है वो सपना है, भविष्य काल कल्पना है, लेकिन वर्तमान तो अपना है। पास्ट इज अ कैंसल चेक, फ्यूचर इज अ प्रॉमिसरी नोट, but the present is the hard currency. Past is history, future is mystery. Present is the gift given to us by God to stay in the present moment. जैसे अभी आप ये सेशन सुन रहे हैं, सेशन के ऊपर रहो, लिसन टू द सेशन कि यही क्षण मेरे हाथ में है। और अगर आपने वर्तमान को अच्छा किया, जैसे 1 घंटा आपका अच्छा गया, तो ये 1 घंटा थोड़े समय के बाद पास्ट होने वाला है, भूतकाल होने वाला है, और आप कहेंगे नहीं अरे वो 1 घंटा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया, और ये 1 घंटा अच्छा रहा तो मेरा भविष्य भी अच्छा रहेगा, इसका इफेक्ट अगले पर। तो अगर वर्तमान में आप जीते तो आपका भूत और भविष्य दोनों अच्छे होते हैं। और अगर भूतकाल में जाना ही है तो ग्रेटिट्यूड देखो, कृतज्ञता भाव, और भविष्य में आशा, होपफुल रहो। अनसर्टेनिटी के ऊपर मैं नहीं चाहूंगा, थोड़ा ये ज्यादा हो जाता है आप लोगों के लिए, और टाइम भी 4 हुआ है, मुझे पता नहीं कितना टाइम है। आप मुझे अगर थोड़ा गाइड करेंगे तो मैं उस हिसाब से अपना सेशन वाइंड अप करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर 4 बजे आने वाला था। हमने 15 मिनट शायद हमने वेट किया। यस सर, 4:15 दीदी बजे ने, तक बैठ सकते हैं। हाँ सर, जरूर सर जी। बिकॉज ऐसा ना हो आगे वाला स्पीकर भी तैयारी करके आते हैं, उनके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, हाँ और जी, स्टूडेंट्स के पास हमेशा की तरह टाइम नहीं होता है, तो मैं 15 मिनट करने की कोशिश करूंगा। जी सर। एक्टिवेटिंग इवेंट एंड अभी हम काउंसलिंग कैसे करते हैं वो आपको बता रहे हैं। इसमें एबीसी मॉडल बताया हुआ। एबीसी मॉडल क्या है? ए फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट और सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। हम कहते हैं परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मुझे गुस्सा आया, नहीं, रॉन्ग। ए और सी के बीच में बी होता है। बी इज योर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ, आपने माना कि इसने ऐसा किया इसलिए सो मेरा गुस्सा जायज है क्योंकि इसने झूठ बोला या जो भी किया। So it is your belief which is creating the consequences or your thinking pattern. अभी इसमें पिक्चर में दिखा है स्ट्रेसफुल इवेंट, परिस्थिति आई, आपके ब्रेन ने अर्थ निकाला, टेंशन, और आपको अभी ये जो बिलीफ है या इंटरप्रिटेशन बाय ब्रेन, इट इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग, बिलीफ्स, इमोशनल ट्रॉमास, पेरेंट्स, बॉस। अभी इसी में आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही आपको टेंशन आ रहा है अपने आप से बात करो और पूछो कि सचमुच में इतना टेंशन जैसी परिस्थिति है, सचमुच में इतना सोचने की आवश्यकता है? क्वेश्चन योर परसेप्शन, क्वेश्चन योर परसेप्शन, यू विल फील द डिफरेंस। अभी इसके लिए मैं थोड़ा साइंटिफिक आपको बता रहा हूँ। ये होम्स राय 2 साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी करके देखा कि कौन से सिचुएशन में लोगों को सबसे ज्यादा तनाव आया। तो देखा कि स्पाउस, पार्टनर का जब डेथ होता है तब सबसे ज्यादा टेंशन आता है, और उसको उन्होंने मार्क्स दिए। कितने मार्क्स दिए? 100 मार्क्स। डाइवोर्स होता है तो वो भी टेंशन का कारण होता है। मैरिटल सेपरेशन, शादी से अलग हो जाते हैं। इम्प्रिजनमेंट होता है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, ये सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। ऐसे उन्होंने जिंदगी के सभी सिचुएशन लिए और उनको नंबर दिए, और फिर उन्होंने क्या किया कि जिसका स्कोर 300 के ऊपर है उनको बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। 150 से 200 से 299 उन्होंने कहा मॉडरेट रिस्क है, और 150 के नीचे आपको रिस्क नहीं है। ऐसा उन्होंने स्केल बनाया। ये स्केल फ्रीली अवेलेबल है, गूगल पे आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या निकली कि होम्स राय ने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर 350 है, 400 है, माना उनके जीवन में बहुत सारे टेंशन वाली परिस्थिति है लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है और वो खुश है। तो उनको बड़ा आगे लगा ये कैसे है, तो पता चला कि उनका कोपिंग स्किल, परिस्थिति को हैंडल करने की उनकी क्षमता वो बहुत अच्छी है। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल को डेवलप किया है। तो मैं फिर से बार बार आपको कह रहा हूँ,
परिस्थिति में तनाव नहीं है, लोग हमारे तनाव का कारण नहीं है। someone else is not responsible, it is my skills, मेरी शक्तियों को मुझे बढ़ाना है। स्टूडेंट्स में क्या गलती हो रही है, मैं सभी कॉलेजेस में इंक्लूडिंग आईआईटी, अमिटी, सब जगह पे और यूनिवर्सिटी में भी मैं ये बताता हूँ। अभी ये देखो, आईआईटी का स्टूडेंट अमेरिका गया, वहां उसको बहुत बड़ा जॉब लगा, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा कमरा। अभी क्या हुआ कि उसका लाइफ अच्छा चल रहा था, शादी हो गई, बच्चे भी हैं। आईटी फील्ड में रिसेशन आया तो उसका जॉब गया, लोअर जॉब पे जाना पड़ा, तो उसको वो धक्का सहन नहीं कर पाया, तो उसने थोड़े दिन तो निकाले। बाद में उसने और उसके वाइफ में डिसीजन लिया कि हम सब अपने आप को खत्म कर देंगे, बच्चों को मारा, वाइफ को मारा, खुद को शूट कर दिया। That was very shocking. इसको हम कहते हैं कि we are programmed to win, but we are programmed to win, but we are not programmed to handle the failures of life. मैं सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में यही बताता हूँ कि बच्चों को फेलियर हैंडल करना सिखाओ। बच्चों को क्रिटिसिज्म, कोई आपका क्रिटिसाइज करता है, उसको हैंडल करना सिखाओ। लाइफ इज नॉट अबाउट विनिंग ऑल द टाइम, हर क्षण आप जीत नहीं सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इस मेडिटेशन का रोल बहुत बड़ा आता है। मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, क्योंकि इंटरनेट एज में है, स्मार्टफोन के एज में है, उनका आईक्यू अच्छा है, लेकिन वो ईक्यू में कमजोर पड़ते, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं। एसक्यू उनको पता ही नहीं है कि सेटिस्फेक्शन क्या होता है। रिलेशनशिप डेवलप करने में काफी टाइम जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन काफी टाइम जाता है। तो हम कहते हैं कि अल्टीमेट इंटेलिजेंस इज एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी स्वीकार करती है, और आज हमको पता चला है आईक्यू कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ सक्सेस, 80% ऑफ सक्सेस इज ईक्यू एंड एसक्यू। तो आईक्यू अच्छा है तो आपको जॉब मिलेगा, ईक्यू अच्छा है तो प्रमोशन मिलेगा, पर जब तक एसक्यू नहीं है आपके अंदर संतुष्टता नहीं आ सकती। ओके, मैं अभी मेरे पास 10 मिनट है, इसलिए मैं मेरी मार्कशीट आपको दिखाता हूँ। लोग बहुत एंजॉय करते हैं मेरी मार्कशीट देख के। ये मेरी 11th स्टैंडर्ड की मार्कशीट। आई थिंक मुंबई वाले स्टूडेंट इसके साथ ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप विक्रोली के हैं तो आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं। मेरा 10वीं तक पढ़ाई विक्रोली में हुआ, विद्या मंदिर हाई स्कूल, सबसे पुराना स्कूल। और उस जमाने में मैंने 87 में मुझे जो मार्क्स मिले थे वो 80% थे। उस समय 80% बहुत होते थे। आजकल के 95 वगैरह देख के हमको हीन भावना पैदा होती है, ये लोग इतना मार्क्स कैसे लाते हैं। तो मुझे 80% मार्क्स मिले थे, तो माँ बाप ने सोचा लड़का होशियार है, इसको साइंस में डाले, तो मुझे साइंस में डाला गया। और मुझे ये वजे कॉलेज उस समय बहुत फेमस नहीं था, एक चौल जैसा था, अभी तो नामी ग्रामी हो गया केलकर कॉलेज। तो मुझे साइंस में डाला। तो जैसे ही कॉलेज गया मैंने देखा सभी लेक्चर अंग्रेजी में, और मेरी पढ़ाई तो मराठी में हुई थी, वर्नाक्युलर लैंग्वेज। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब बातें दिमाग के ऊपर से जा रही थी, और वो रिजल्ट होना था हो गया। आप ये मेरी मार्कशीट देख सकते हैं, मेरा नाम है, पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश में 100 में से 34 मार्क्स मिले। अभी हम सब जानते हैं महाराष्ट्र में 35 मार्क्स चाहिए, बाकी स्टेट में, कुछ स्टेट में 33 चाहिए, यहाँ पे 35। तो 34 वाला फेल। लेकिन हमारे टीचर को दया आई, लड़का अच्छा लगता है, इसको धक्का मार के पास कर दे। तो मुझे ग्रेस मार्क देख के धक्का मारा। आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट, मुझे प्रमोट किया गया 11th स्टैंडर्ड में। और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, घर में भी किसी को नहीं आती है अंग्रेजी, माँ बाप का नहीं अंग्रेजी, भाइयों का नहीं है। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे भाई मेरे से बड़े हैं, ग्रेजुएट है, लेकिन उनको अंग्रेजी नहीं आती है। अभी क्या करें, मेरे पास 1 ही साल था, 12th स्टैंडर्ड है। अगर ये साल गया तो मुझे अंधकार में जीवन, क्योंकि एमबीबीएस में एडमिशन 12th के मार्क्स के ऊपर होता है। तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो डिक्शनरी लाया, 1 साल में अंग्रेजी कैसे इंप्रूव करें, मराठी टू इंग्लिश, मराठी में त्वरण बोलते, इंग्लिश में एक्सेलरेशन, ऐसे एक एक शब्द मैं बायहार्ट करते गया, पूरा डिक्शनरी बायहार्ट किया। उस समय था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके ऊपर एडमिशन होता था हमारे समय पे, अभी तो एंट्रेंस टेस्ट है। तो बहुत हार्डवर्क किया, पहले 2 घंटा पढ़ाई करता था, फिर पता चला 2 घंटा पढ़ाई करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दिखाई दे रहा था 1 ही साल है। तो स्ट्रेच किया, अपने आप को बढ़ाया, 2 का 4, 4 का 6,
और जहाँ पे बचपन गया वो चाल सिस्टम है। अगर आप ग्रुप नंबर 3 जानते हैं विक्रोली ईस्ट, तो वहां पे आप समझ सकते हैं झोपड़पट्टी जैसा ही इलाका है, चाल है। तो क्या हुआ, तो वहां पे 1 रूम किचन, हमारा टॉयलेट बाहर है, घर में 6 लोग हैं। आप पढ़ाई कैसे की होगी हम ही जानते हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। जितना हो सकता था पुश किया, और परमात्मा की मदद को, जो भी कहो, माँ बाप की दुआएं, 12th में मुझे 91% मार्क मिला ना, और एमबीबीएस में एडमिशन मिला। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि चैलेंजेस है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे कंट्रोल में जो था वो मैंने किया। एक ही बार नहीं हुआ। और एक बात मेरे साथ ये घटना हुई, ये मेरी एमबीबीएस की मार्कशीट है। 11 में तो मुझे प्रमोट किया गया था। ये फाइनल एमबीबीएस की मार्कशीट है। जब माँ बाप घर पे रेडी है, पेड़ा बर्फी लेके हमारा बेटा आएगा और हम सबको बताएंगे कि बेटे को डॉक्टर बना दिया, उस समय ये मुझे मार्कशीट मिली, मुझे रिजल्ट पता चला कि मैं एमबीबीएस में मुझे फेल किया गया। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं थ्योरी में, सर्जरी और मेडिसिन में फेल था। अभी क्या करूं समझ में नहीं आया। तो प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स थे मेरे, तो रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरा, तो यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि अरे हर लड़के को लगता है पास हो गया, और तू तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है और कितने मार्क्स से तू पास नहीं हो सकता, 6 महीने बाद फिर से अपेयर हो। मेरे लिए शॉकिंग था कि जिसको मैंने पढ़ाया वो स्टूडेंट पास हो गए थे। जिस लड़के ने मेरे में से कॉपी की थी, ब्रिलियंट। एक तो शॉर्ट नोट कई बार नहीं आते तो हम थोड़ा शेयर कर देते हैं, लेकिन मुझे क्यों फेल किया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दैट वाज वेरी शॉकिंग। फिर मैंने थोड़ा स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की, फिर से पढ़ाई चालू किया। हालांकि मेरा मूड ऑफ था, मैं उदास था, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ना चालू किया। और मेरे साथ जो हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 5 महीने बाद, दूसरी एग्जाम होने के पहले, 15-20 दिन पहले मेरे हाथ में रिजल्ट आता है और मुझे बताया जाता है, डॉक्टर सचिन वी आर सॉरी, आपका पेपर चेक नहीं हुआ था, जो पास विद वेरी गुड मार्क्स। मुझे 6 महीने बाद पास कर दिया, लेकिन मेरे जिंदगी के 6 महीने चले गए। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस पोजीशन में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन आपको जीवन की हर परिस्थिति से सीखना है। और इसलिए मैंने किताब लिखा है, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रॉब्लम। फिर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद बहुत सारे अच्छे अनुभव हुए, कुछ अच्छे अनुभव भी नहीं हुए। अभी सब बातें तो मैं यहाँ सेशन में नहीं सुना सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं उसके ऊपर आपका तनाव डिसाइड होता है। अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं, चैलेंजेस के रूप में लेते हैं और भगवान को अपना साथी रखते हैं, तो आपको किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आपकी विजय निश्चित है। अपनी शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है अभ्यास के साथ। और सबसे अच्छा तरीका मैं देख रहा हूँ कि अभी आप देखो, मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, मेरा भारत नशा मुक्ति भारत। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा के दौरान हुआ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ब्रह्मा कुमारी को 7 बार लगातार नशा मुक्ति का पुरस्कार भी है। और जो विक्रोली शाखा है ब्रह्मा कुमारी, उनको 3 अवार्ड है। आप ये देख सकते हैं। फिर एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस। ये माउंट आबू में लॉन्च हुआ। स्टेज पर गवर्नर ऑफ गोवा बैठे हुए, हमारे वरिष्ठ भाई सामने सब लोग बैठे हैं, अभिजीत सिंगर अगर आप देख रहे हैं नीचे बैठे हुए, ऐसे वीआईपी के सामने। ये प्रोजेक्ट 180 कंट्रीज में गया है नशा मुक्ति का, और इसकी बहुत खुशी है। तो मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। 11th में प्रमोट हुआ, एमबीबीएस में फेल हुआ, लेकिन आप लगातार बने रहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप में विश्वास रखना है, परमात्मा में विश्वास रखना है, और अपनी अच्छाई को जारी रखना है। लोग कुछ भी कहे, आप लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लेना है। उसमें अगर आपकी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन अगर गलती नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए उनके हाल पर, और आप अपना काम जारी रहो। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग या परिस्थिति जीवन में आए, उन सब की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। सो आई एम थैंकफुल टू देम। I thank all those people who said no to me. It is because of them I did it myself, है ना। और भगवान की मदद मिली। और ये WHO का ये 180 कंट्रीज का कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें WHO की टॉप टीम आई थी, उनके साथ बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन समय के हिसाब से मैं इसमें जा नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको यही कहूंगा
कि रिलीज योर प्रेशर, रिलैक्स योरसेल्फ एंड रिचार्ज योर बैटरी। मेरे ख्याल से आगे के सेशन में आपको मेडिटेशन के बारे में बताया जाएगा। एनाल्जेसिक हेडेक को दूर करते हैं, एंटासिड से एसिडिटी दूर होती है, ऐसे ही रिलैक्सेशन से टेंशन दूर होता है। पर रिलैक्स रहे ना, ये बहुत बड़ी कला है और सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। और ये जो ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन है ये 140 कंट्रीज में सिखाया जाता है। और मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ बिहार सा। ये वैल्यूज का प्रोग्राम बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको अपने कॉलेज में कर सकते हैं। ये फ्री प्रोग्राम है, इस समय इतने कंट्रीज में चल रहा है। बहुत सिंपल कनेक्शन है राज्यों का। दादी जान की ब्रह्मा कुमारी की चीफ रही है। मोस्ट स्टेबल माइंड इन्होंने बनाया राजयोग मेडिटेशन की वजह से। और कहना नहीं चाहिए लेकिन दुनिया के हिसाब से 3rd स्टैंडर्ड पढ़ी हुई, लेकिन इनके सामने नोबेल लॉरेट्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट आते थे। तो इन्होंने योग से अपने मन को स्थिर करके बताया। और ये सिंपल मेडिटेशन है जिससे कि केवल टेंशन ही नहीं दूर होता है, नशा भी दूर होता है। ये व्यक्ति 40 साल से 2 पैक अल्कोहल, 2 पैक सिगरेट, 25 तंबाकू पान, जुआ, नॉनवेज खाता था। एक दिन के अंदर इसने सब छोड़ दिया। ऐसे हजारों केसेस ब्रह्मा कुमारी के पास है। तो जाने से पहले 2 डिग्री आपके लिए देके जा रहा हूँ, आईएएस और आईपीएस। ये 2 डिग्री ब्रह्मा कुमारी में मिलती है। आईएएस माना आई एम अ सोल और आईपीएस माना आई एम अ पीसफुल सोल। ये 2 डिग्री आप अपने पास हमेशा रखना। सो टेक होम मैसेज ये है कि स्ट्रेस इज अनकंट्रोल्ड थॉट और इसकी शुरुआत होती है रिड्यूस हैप्पीनेस। मेरे पास मेडिटेशन करते हैं लेकिन उनको डिप्रेशन नहीं है, चिंता है, पर नियंत्रण नहीं है। हेलो हेलो सचिन भाई। हेलो हेलो सचिन सर। हेलो हेलो सचिन सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। सर यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो आय थिंक सचिन सर लेफ्ट झाले ग्रुप मधून. हा येस त्यांचं नेटवर्क प्रॉब्लेम झाला कदाचित. ओके. हेलो सचिन भाई जॉइन झाले. हेलो सचिन सर. सॉरी यस मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। जी. एंड सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग 15 मिनट। नो प्रॉब्लेम सर. सर थँक यू सो मच. आपने तुम्ही जो लेक्चर घेतलेला आहे, आपने जो लेक्चर बताया, जो स्ट्रेस फ्री लाइफ हमें सबसे मेन तो सर ये बड़ा बिलीफ सिस्टम है कि हम परेशान दूसरों की वजह से होते हैं. पर ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम ही अगर टूट गया तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारे भ्रम टूट जाएंगे हमारे और हम खुश रहना शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच सर. आपने ये बिलीफ सिस्टम और स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जीना है वो बताया. बहुत बहुत थैंक यू सर. अस्मिता कॉलेज की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर. आपने इतना और आपका इतने बिजी शेड्यूल में से आप समय निकाल रहे हैं और हमको दे रहे हैं सर, यही बहुत है हमारे लिए. थैंक यू सर. अच्छा, मेरे को जी. मोबाइल नंबर आपके पास है ना, मेरा मोबाइल नंबर? नहीं सर, अमिता दीदी से मैं चैट में डालता हूँ, मुझे सिर्फ इसका रिकॉर्डिंग भेजना है. जी जी सर. हाँ जी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. यस थैंक यू वेरी मच. मैंने डाल दिया. हाँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.
So dear students, we have another speaker. Just a minute, Komal ma'am. Hello, Komal ma'am. हेलो Hello. Yeah. Yes ma'am. एक मिनट मैं आपको co-host बनाती हूँ मैम. हाँ और You can share your PPT. इनेबल कर दो. Yes ma'am. Just a minute. Okay. मैम ये मित्तुल उत्तामनी मैं हूँ. Yes, okay ma'am. Yes ma'am. Now you can share your PPT. Yeah. So students, आज का नेक्स्ट सेशन लेने के लिए कोमल उत्तमनी मैम आए हैं जिनका MBA हो चुका है और उन्होंने डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस हो चुका है उनका. वो एक्स बैंकर भी रहे और आजकल यूट्यूबर भी है. तो और मतलब आप कनेक्ट कर सकते हैं उनसे. और आज के आगे का सेशन कोमल मैम लेने वाले हैं. कोमल मैम, ओवर टू यू. मैम, यू कैन शेयर योर PPT. कोमल उत्तमानी वाले को को-होस्ट बनाइए, मित्तुल उत्तमानी वाले को नहीं. Okay मैम, just a minute मैम. कोमल Yes ma'am, your PPT is visible ma'am. हेलो एवरीबॉडी. ओम शांति. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? Yes ma'am, you are audible. ओम शांति दीदी. हाँ मैम, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी, लाइक मैनेजमेंट Yes. spiritual values. So the first point is the ultimate power of management is rooted in the values of spirituality. Actually कहीं भी दुनिया में हमको spirituality चाहिए, that is important. जब तक हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग औरों को या कोई और बाहर की चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आज कि सेल्फ मैनेजमेंट. लोग दूसरों को बोलते हैं कि बी पंक्चुअल, मगर पहली चीज जो हमको करनी है वो हमको खुद को पंक्चुअलिटी फॉलो करनी है. तो ब्रह्मा कुमारी का एक लाइक बेस लाइन है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. तो सबसे पहले हमको अपने आप को बदलना है. So this is the connection between management and spirituality. आज मैनेजमेंट को लोग एक्चुअली बहुत कमर्शियल ये समझते हैं, फील्ड समझते हैं. So let's begin. First of all, let's see what is management. Management is what a manager does. एक मैनेजर खुद क्या करता है और करवा सकता है, वही मैनेजमेंट है. और दूसरी जो मीनिंग है मैनेजमेंट का वो ये है, द मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल. ये बात हम सबको पता है कि हम सब अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं दुनिया में मैनेज. तो हमको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है. अपने सबऑर्डिनेट्स की, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, या डाउनलाइन बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, या जो हमारे सीनियर्स होते हैं. हमको सबके साथ कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके चलना है. और अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या घर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी इंसान अकेला नहीं रह सकता है, उसको दूसरों की हेल्प चाहिए ही होती है. तो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. अभी ये डेफिनेशन है मैनेजमेंट का जो A.F. स्टोनर जी ने दिया है, वो ये है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, leading, controlling the efforts of organization members and using all the other organizational resources to
अचीव स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए एक मैनेजर को हर चीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है। मैनेजर्स आर द लीडर्स, क्योंकि एक लीडर ही अच्छी तरह से सबको गाइड कर सकता है, कि हर इंसान को गाइड कर सकता है कि उनको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को कमांड देना है या दूसरों को के ऊपर बॉस बन के रहना है। कंट्रोल करने का मतलब है कि उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, कि ये व्यक्ति अगर ये एक्टिविटी करने वाला है तो दूसरा व्यक्ति दूसरी एक्टिविटी किस समय पर चालू करेगा, किस समय खत्म करेगा, कितना काम एक व्यक्ति कब खत्म करेगा, कितना काम दूसरा व्यक्ति कब शुरू करेगा। तो दिस इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, नॉट कंट्रोलिंग पीपल। तो मैनेजमेंट कभी भी किसी को ये नहीं सिखाता है कि कंट्रोल अदर पीपल, उनके ऊपर बॉसिंग करो। मैनेजमेंट ये सिखाता है कि उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करो जो काम है आपका स्मूथली चलना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का। फिर है सब मेंबर्स को इकट्ठा रख के और काम करवाना। दीज आर द गोल्स ऑफ, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देन कम्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग में एक प्लानर या एक मैनेजर या कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी ऑर्गेनाइज करता है उसे प्लान करना है। प्लानिंग इज नथिंग बट विजुअलाइजिंग, कि हर चीज बराबर से हो रही है, नहीं हो रही है, या हर चीज को स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप स्टूडेंट्स हो, आप सब स्टूडेंट्स मिलकर एक सिंपल सी चीज ऑर्गेनाइज करते हो कि कल आप सबको किसी गार्डन में विजिट करना है और वहां के अलग अलग फूलों के बारे में जानकारी लेनी है। तो आप सब में से एक स्टूडेंट आगे आएगा जो डिसाइड करेगा और सबको बोलेगा कि इस समय हमको कितने बजे निकलना है, कितने बजे वहां पहुंचना है, हमारे को बस कहाँ से मिलेगी, हमको कौन से व्हीकल से जाना है, बस कहाँ से मिलेगी, या किस और तरीके से हमको जाना है, और वहां पहुंचकर हमको किससे बात करनी है, कैसे हमको पूरा टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि एक बहुत अगर बड़ा गार्डन है तो कैसे अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्लावर्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो सपोज आपका कोई बहुत बड़ा गार्डन है तो आप में से कोई एक लीडर डिसाइड कर लेगा कि 5 लोग जाकर एक जगह पे इंफॉर्मेशन करेंगे, दूसरे लोग 5 लोग दूसरी तरह के फूलों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या पेड़ों का। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड होगी। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी। और फिर आप लोग जब कल कॉलेज जाओगे तब आप सब मिलकर अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, या आप इंटरनेट के थ्रू शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। तो इसको कहते हैं प्लानिंग। एक प्लानर एक विजुअलाइजर होता है। विजुअलाइजर मतलब उसके पास एक विजन होता है कि हमको इस समय में इतना रिसोर्सेस में ये काम करना है। तो ये है प्लानिंग। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, हर चीज को ऑर्गेनाइज करना। अभी प्लान तो कर लिया कि कल बस से जाएंगे, मगर बस के टिकट्स कहाँ अवेलेबल है, कितने बजे सब लोग मिलेंगे, और वहां पर किससे मिलना है, किस तरह से कौन हमको गाइड करेगा वहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, या कौन इंफॉर्मेशन देगा, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, कि रियल वर्क वहां पर करना। क्योंकि जब हम प्लान करते हैं और रियली जब हम काम करने जाते हैं तब कुछ चीजें अलग होती हैं। सपोज आप एक्सपेक्ट करते हो कि बस 8:15 बजे आएगी सुबह, मगर 8:30 बजे आ जाती है, तो यही आपके 15 मिनट चले गए, या आपके किसी साथी को आने में देर हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, एक प्लानर को ऑर्गेनाइज करनी होती है, उसको पीछे वो टाइम एडजस्ट करना है। लीडिंग, एक लीडर को लीड करना होता है। जैसे मैंने कहा कि वो कोई आपका लीडर आपको बोलेगा कि सब लोग अलग अलग जगह जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, और फिर दोपहर में खाने के टाइम बैठ के सब लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो, या एक ही डॉक्यूमेंट बनाकर, अपना सब लोग मिलकर एक डॉक्यूमेंट बनाकर और उसे आप इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ शेयर करो। तो ये है लीडिंग। एक लीडर आपको चाहिए जो आपकी सारी एक्टिविटीज को लीड करता है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। जैसे मैंने पहले कहा कि कंट्रोलिंग का मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि लोगों को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग मीन्स टू कंट्रोल द एक्टिविटीज।
एक्चुअली समय के अभाव की वजह से मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ. आई होप आई एम ऑडिबल. हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू. You're audible, ma'am. या थैंक यू. डिविजन ऑफ लेबर. अभी ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, एक मैनेजमेंट गुरु थे हेनरी फायोल. उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के. पहला है डिविजन ऑफ लेबर. एक मैनेजर को हमेशा मैनेजर को या ग्रुप लीडर को काम बांट के देना है. जो व्यक्ति जिस काम में बहुत अच्छा है उसको वही काम करने देना है. वो उसमें इंटरेस्ट भी लेगा, वो अच्छी तरह से कर भी पाएगा और समय पे कर पाएगा. तो दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर. देन सेकंड कम्स अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी एक्चुअली मैनेजर अपने पास रखता है, मगर वो जॉब में छोटी बड़ी जो चेंजेस होते हैं या उनके हिसाब से काम करने की जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है. देन कम्स डिसिप्लिन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, डिसिप्लिन सबसे पहली चीज होती है. डिसिप्लिन फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग पंक्चुअल नहीं है या एक स्कूल में कॉलेज में पंक्चुअल नहीं है तो फिर कैसे होगा काम, वो सबसे हम सब सोच सकते हैं. तो डिसिप्लिन की जो भी है कि डिसिप्लिन में आता है पंक्चुअलिटी. देन कम्स कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्क. आप कंटिन्यूस कितना काम कर रहे हो या बातें कर रहे हो बीच में. So these all are the things of discipline. Then comes unity of command. Unity of command means पूरा कमांड देने का जो ये है एक आदमी के हाथ में होता है. हर आदमी अपने हिसाब से करने लगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं होता है. एक इंसान होता है जो दूसरों के सजेशन सुन लेता है और बाद में वो यूनिटी एक यूनाइटेडली अपना एक कमांड बनाता है कि चलो दो बातें इसकी तरफ से आ गई सजेशंस, दो बातें इनकी तरफ से आ गई और वो सब मिलकर वो एक यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यूनाइटेडली वो एक कमांड देता है कि चलो फाइनल डिसीजन ये होगा और इस तरह से हमको ऑर्गेनाइजेशन का काम आगे बढ़ाना है. देन कम्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. मतलब एक ही डायरेक्शन से आना चाहिए. अगर प्रोडक्शन मैनेजर, अभी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस देगा और जो दूसरे मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स या जो दूसरे मैनेजर्स होते हैं, वो सजेशन दे सकते हैं मगर डिसीजन नहीं दे सकते हैं. सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो हमेशा एक डिपार्टमेंट में एक ही तरफ से कमांड्स आएंगे या ऑर्डर्स आएंगे. Then comes subordination of individual interest to the common interest. तो हमारा जो अपना इंटरेस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर आदमी अपना फायदा नहीं सोच सकता है. सबको ऑर्गेनाइजेशन का फायदा सोचना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, उसकी तरफ ही काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें काम करने के लिए हमको पहले अपने आप को ऊपर नहीं रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हमेशा ऊपर रखना है. तो ये है सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन इंटरेस्ट. जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, सपोज आपका एक फैमिली भी है, अगर सुबह सुबह उठ के मम्मी खाना बनाती है तो वो पहले फैमिली के बारे में सोचती है, अपने लिए बाद में सोचती है. एक फैमिली भी एक छोटा सा यूनिट है जिसको रन करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ लाइक इंडिविजुअल इंटरेस्ट चाहिए. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं वहां पर हमको एक फैमिली समझकर और अपने इंटरेस्ट को पीछे रखना है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखना है. देन कम्स रेम्यूनरेशन. हर आदमी को काम करने के लिए कोई ना कोई रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. रेम्यूनरेशन इन द सेंस, उनको कभी जैसे कहीं उनको अथॉरिटी दी जाती है कि आज के बाद ये कमांड्स आप दोगे, या उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं. जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम करते हैं, स्पेशली कंपनीज वगैरह में, तो उनको अपना घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए. तो मनी कैन बी द रेम्यूनरेशन, या फिर जो दूसरे रेम्यूनरेशंस हैं, या किसी को एप्रिसिएशन दिया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है. तो ये सारे रेम्यूनरेशंस हैं. ये मोटिवेट करते हैं इंसान को कि वो आगे काम करे.
देन कम्स सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस अथॉरिटी पूरी एक आदमी के पास रहती है, मगर जो उनके नीचे जो काम करते हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो अपने जॉब के हिसाब से कोई चेंजेस कर सकते हैं और छोटे बड़े डिसीजंस ले सकते हैं. जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो एक ही अथॉरिटी लेती है. अगर ऐसा हुआ कि हर आदमी अपने हिसाब से डिसीजन लेने लगा तो ऑर्गेनाइजेशन बराबर से काम नहीं कर पाएगा. एक ही प्रोडक्ट सब लोग मिलकर नहीं बना सकते हो. सपोज इस वक्त मैंने आपसे कहा कि कोई ड्राइंग बनाइए, तो किसी एक को मिलके बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कौन सी ड्राइंग बनानी है, और आप उनको कहोगे कि ये सब आना चाहिए उसमें कंपोनेंट्स. एक बड़ा पेंटिंग बनाने के लिए अगर 4-5 लोग मिलके बनाते, हर आदमी अपने हिसाब से बनाने लगेगा, तो कोई नेचर के लिए ड्राइंग बनाएगा, कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा उसमें, तो वो सब कंफ्यूजिंग लगेगा. मगर अगर सब लोग सोच के एक ही ड्राइंग बनाएंगे, एक साथ आएंगे, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. एक आदमी के हाथ में अथॉरिटी होती है. फिर आप लोगों की मर्जी है कि फूलों में आप कौन सा रंग डालते हैं, कैसे करते हैं. सपोज कोई एक आदमी डिसाइड करता है मुझे फूल बनाने हैं, उसमें नेचर का ड्राइंग है, तो फूल पत्तियों में कौन से ड्राइंग्स क्या आना चाहिए, क्या वो सब आप डिसाइड कर सकते हो. मगर एक चीज एक सेंट्रलाइज मैनेजर को डिसाइड करनी है. देन कम्स द हायरार्की. हायरार्की मींस जैसे मैनेजर्स, उनके नीचे सुपरवाइजर्स, उनके नीचे सब सुपरवाइजर्स या वर्कर्स, वो सबको बोलते हैं हायरार्की. हायरार्की एक्चुअली हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, सिर्फ कंपनीज में या ऑफिसेस में नहीं होती है. आप जो प्राइवेट जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कोई भी बड़े इवन सत्संग और मंदिरों के भी जो मैनेजमेंट होती है, वहां पर हायरार्की होती है कि जो सबसे बड़े पुरोहित होते हैं मंदिर के, फिर उनके साथ कुछ और पुरोहित होते हैं जो स्पेशल पूजाओं में जाते हैं. तो ये हायरार्की सब जगह होती है. हायरार्की मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे ऊपर वाला व्यक्ति, फिर उससे नीचे वाला व्यक्ति, फिर उसके नीचे. देन कम्स द ऑर्डर. ऑर्डर देना एक मैनेजर का काम है, मगर ऑर्डर देने का मतलब ये नहीं है कि वो उनको कंट्रोल करेगा और अपने हिसाब से चलाएगा. ऑर्डर उनको सिर्फ काम के लिए देना है. अगर कोई काम में गलती हो रही है, या कोई भी इंसान इमोशनली भी वीक होकर कोई काम में अलग तरीके से कर रहा है, तो उस वक्त ऑर्डर देना मैनेजर का काम है. जैसे मैंने आपको कंट्रोल के टाइम बताया था कि कोई भी मैनेजर कभी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उनको ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कह सकता है. ऑर्डर्स इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर द वर्क. देन कम इक्विटी. इक्विटी मीन्स सबको इक्वलाइज मीन्स इक्वली ये करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए. किसी को कम मानकर और उनकी इंसल्ट वगैरह नहीं करनी चाहिए. बट काम में सब अपने अपने लेवल का काम करते हैं. कभी भी कोई एक बड़े से बड़ा मैनेजर उठकर एक छोटे एम्प्लॉय का काम नहीं कर सकता, और क्योंकि उनमें वो स्किल्स भी नहीं होती है. हर आदमी के पास अपनी अपनी स्किल्स होती है, वो अपने हिसाब से काम करता है. Then comes stability of the staff. Stability of the staff in the sense पूरा स्टाफ स्टेबल होना चाहिए. मतलब बार बार लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं काम, या कभी वो आते नहीं है, कभी देर से आते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैनेजर इज लैकिंग द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. वो उनको अच्छे इंसान की तरह उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको स्टाफ में स्टेबिलिटी नहीं है. मतलब कुछ कई लोग चले जाते हैं छोड़कर, फिर कोई और दूसरे लोग आ जाते हैं काम पर, तो इससे काम बहुत इफेक्ट होता है. क्योंकि एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहां लोगों को पता चल गया कि यहाँ कैसे काम करना चाहिए, वो उनकी भी आदत हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी आदत हो जाती है. तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ मींस एक मैनेजर को साइकोलॉजिकल लेवल पे सबको संभालना आना चाहिए, और उसके लिए उनको पहले सबसे अच्छा इंसान बनना चाहिए. उनमें जो वैल्यूज होने चाहिए वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. देन कम्स इनिशिएटिव्स. तो जो ऐसी चीजें होती है उनमें इनिशिएटिव्स जो हैं वो सबसे पहले मैनेजर्स लेते हैं. तो एक मैनेजर को पहले इनिशिएटिव लेना है, प्लान करना है, सोचना है कि वो चीज कैसे करनी चाहिए. वो पहला इनिशिएटिव लेंगे. इनिशिएटिव मतलब पहला कदम. पहला कदम एक सक्सेसफुल मैनेजर पहले खुद वो चीज करके देखता है, ट्राई करके देखता है, सक्सेसफुल होता है तो वो दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देता है. देन कम्स एस्प्रेट डी क्रॉप. एस्प्रेट डी क्रॉप
एक्चुअली ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, बट इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। हर वक्त जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट बाद में आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर होना चाहिए। तो एस्पिरिट डी क्रॉप मीन्स टीम स्पिरिट, पूरी टीम को मिलकर काम करना है। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि सारा काम मैं करूंगा या मैं करता हूँ, या कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं क्यों काम करूं जबकि मुझे तो इतनी ही सैलरी मिलती है। तो एक टीम जब साथ मिलके काम नहीं करती है तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। और ये जो टीम स्पिरिट है हम सबसे ज्यादा जहाँ जिस फील्ड में दिखाई देती है वो है स्पोर्ट्स। So these are the 14 principles of management. फिर जैसे मैंने आपको बोला, एक सेकेंड ना, हाँ हेलो हेलो, जी मैम बोलिए। हाँ जी मैम। एक्चुअली फिर देन कम्स कि ये जो मैनेजर्स होते हैं इनमें वैल्यूज होनी चाहिए। जब तक वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते, मैं ये नहीं कहती हूँ हर मैनेजर एग्जैक्टली जाके स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाके मेडिटेशन सीखेगा। यहाँ देखिए बहुत लोग इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, बट एक्चुअली बिलीव करें तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं करते हैं। तो ये वैल्यूज एक इंसान में होनी चाहिए, जैसे एथिकल वैल्यूज, एथिक्स होने चाहिए, जैसे प्योरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। देन ये सारी जो चीजें हैं ये एथिकल वैल्यूज है। एथिक्स आर द बेसिक थिंग्स जिसमें हम लोग ये एक सोचते हैं कि किसी इंसान को चीट नहीं करना चाहिए। अगर कोई मैनेजर किसी को चीट करता है या किसी भी व्यक्ति को मतलब किसी तरह से उनको प्योर मतलब ख्याल रखने चाहिए, अपने विचार बहुत प्योर रखने चाहिए लोगों की तरह। तो उनकी दूसरा होता है एक मैनेजर में या किसी भी एक अच्छे इंसान में दूसरी होती है फैमिली वैल्यूज, कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं या जहाँ भी हम लोग स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ के जो दूसरे हमारे को स्टूडेंट्स हैं या को वर्कर्स हैं या जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको एक परिवार समझ के काम करना। जब तक हम एक अपना परिवार समझ के वहाँ काम नहीं करते हैं तो वो हमें फैमिली वैल्यूज अगर पीछे रह गई है, हमारी लैक भी कम हो गई है, तो फिर कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अभी ब्रह्मा कुमारी परिवार जैसे है वो एक बहुत बड़ा परिवार है जिनमें हम ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं और माँ जगदम्बा सरस्वती मम्मा कहते हैं। तो वैसे ये है सारे परिवार जिन्हें हम दीदी कहते हैं या दादी कहते हैं, तो वो एक परिवार है। जब तक एक परिवार जैसी वैल्यूज नहीं हो सकती है, अपनापन, भाईचारा, तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें तो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के हर इंसान में होनी चाहिए, मगर जो मैनेजर्स हैं उनमें ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है। देन कम्स प्रोफेशनल वैल्यूज। प्रोफेशनल वैल्यूज हर जगह होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक काम करना। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स जो बोलते हैं उनके ही हिसाब से चलना है। आपका टाइम मैनेजमेंट या ये सारी आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज हैं कि कैसे आप अपने सबऑर्डिनेट्स को या आप को वर्कर्स के साथ बिहेव करते हो। ये सारी प्रोफेशनल वैल्यूज हैं। प्रोफेशनल वैल्यू एक्चुअली हमको सिखाते हैं कि टू द पॉइंट काम करना, अपने काम में ज्यादा ध्यान देना, ना कि और दूसरी चीजों में। देन कम सोशल वैल्यूज। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को सोशल वैल्यूज भी मेंटेन करनी है। सोशल वैल्यूज मतलब एक पर्सन के एक कोई भी व्यक्ति है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है या उनकी निजी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो बाकी सबको उन्हें हेल्प करना है। उनको उनके साथ एक जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग साथ मिलके दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। ये मनाने के लिए साथ आते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग एक सोशल वैल्यूज, एक अपने एक
अपने काम की जगह को भी एक अपना दूसरा परिवार समझते हैं। कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज मतलब जो हमको हमारे पुराने कल्चर से मिली है, जैसे इंडियन कल्चर में बहुत बहुत रिच कल्चर है हमारे देश का कल्चर, तो उन वैल्यूज को भी भूलना नहीं है। एंड द अल्टीमेट एंड द टॉप इज स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज जिस पर इंसान में होगी वो आदमी या वो व्यक्ति कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। वो व्यक्ति कितने भी लोगों को कंट्रोल इन द सेंस उनको साथ लेके चल सकता है। जैसे हम देखते हैं महात्मा गांधी में स्पिरिचुअल वैल्यूज बहुत सारे थे, वो अपने से ऊपर दूसरों को समझते थे, उनमें स्पिरिचुअल वैल्यूज बहुत सारे थे। इसीलिए हम गांधी जी के बारे में जानते हैं, जैसे स्पिरिचुअल सत्य, अहिंसा, ऑनेस्टी। तो इन सब बातों की वजह से हमने देखा कि गांधी जी कितने करोड़ों, एक अकेले चले थे और कितने करोड़ों लोगों को उन्होंने अपने आइडियाज के साथ ये किया कि इस देश को आजाद कराना है। तो वो है स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज का एक उदाहरण और है, जैसे ब्रह्मा कुमारी परिवार है, तो ये सारी स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो मैनेजमेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है वो हमें सिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर, सर्वोपरि रखकर, और अपने इंटरेस्ट को बाद में, अपने लिए बाद में सोचो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले सोचो। देन कम्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वेरी डीप टॉपिक। ये हमको सिखाता है कि इंसानों से काम कैसे कराना है, उनको अपने साथ कैसे चलाना है, और कहीं भी ये नहीं है कि अपने मतलब के लिए काम कराना है, जिससे उनका भी भला हो, जो व्यक्ति काम करवा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन काम करवा रही है, उनका भी भला हो, और कहीं भी पर्यावरण को भी धक्का नहीं बैठे या कहीं नुकसान ना बैठे। तो ह्यूमन रिसोर्स, इसमें ह्यूमन को, इंसान को एक रिसोर्स समझकर और मैनेज किया जाता है। देन कम्स मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ मार्केटिंग भले एक कमर्शियल टर्म लगता है, बहुत लोग मार्केटिंग, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट को एक कमर्शियल बात समझते हैं, मगर आप जब देखेंगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो यही कहता है कि यहाँ पहले हमको दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करना है और बाद में अपनी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना है। आपके देश में, आपके लोकेलिटी में कंज्यूमर को क्या चाहिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सपोज मेरे पास एक बहुत महंगी चीज है बेचने के लिए, उसी जैसी कोई एक सस्ती चीज मिल सकती है, तो अगर कंज्यूमर वहां का अफोर्ड नहीं कर पाता है तो उस मार्केट सेगमेंट में हमको सस्ती चीज को चलाना है, उसके गुण बताने हैं, उसकी क्वालिटीज को हाईलाइट करना है। ये नहीं कि हमको महंगी चीज बेचनी है तो हम महंगी चीज ही बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत टाइम तक एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने कस्टमर्स को अपने पास रखना है तो वो यही है कि आपको उनके हिसाब से सोचना है वो क्या चाहते हैं। तो यही यहाँ भी अगर हम देखा जाए तो हम अपने फायदे को पीछे रखकर और दूसरों के फायदे को या समाज के फायदे को आगे रखते हैं। देन कम्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल्स तो हमेशा समाज के भले के लिए होते हैं, मगर वहाँ कुछ चीजें बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स में मिसमैनेज होती है, उनके लिए जो मैनेजमेंट चाहिए दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट। देन कम्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस भी एक्चुअली एक कमर्शियल टर्म लगता है, मगर जब तक फाइनेंसेस मैनेज नहीं होंगे तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता है। तो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज एक मंदिर के भी इस ट्रस्ट को चलाना है तो पैसा या फाइनेंस तो वहां इन्वॉल्व होता ही है, तो उस फाइनेंस को मैनेज करना या उस पैसों को मैनेज करना दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इज नथिंग बट जो भी परिस्थितियां आती है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो कोविड में सिचुएशन हुई, अचानक लॉकडाउन करना पड़ा, उसके बाद लोगों को या हर शहर में, हर गांव में खाने पीने की चीजें पहुंचाना,
दैट वाज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। कैसे मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी दे गो हैंड इन हैंड। तो कहीं भी मैनेजमेंट कोई कमर्शियल टर्म नहीं है, इट्स मैनेजमेंट इज जस्ट एक्चुअली इट्स अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग अच्छी तरह से सोचें तो एक मैनेजर को बहुत सारी चीजें मैनेज करने के लिए उनको पहले तो चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, एक अच्छा प्लानर बनना है, उसके लिए एक अच्छा विजुअलाइजर बनना है। अभी विजुअलाइज करने की कैपेसिटी आदमी में तब आती है जब वो अपने दिमाग को शांत रख सकता है, अपने मन को शांत रख के एक जगह बैठ सकता है। जब आदमी बैठेगा सोचेगा तभी उनको आइडियाज आते हैं। जैसे कहते हैं ना, एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। अब एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में मैनेजर को सोचना है तो उसका सल्यूशन सोचना है, प्रॉब्लम नहीं सोचना है। किस समय क्या सोचना है, कितना सोचना है और किस डायरेक्शन में सोचना है, इन सब चीजों की हेल्प हमको एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। बहुत अच्छे बुक्स पढ़ो, आप लोग बहुत अच्छे कोट्स पढ़ो, और सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग मेडिटेशन करो। ये मेरे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन ने मेरी अपनी लाइफ चेंज कर दी। मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है। तो एक इंसान में दूरदर्शिता आ जाती है, आप बहुत आगे की बात सोच सकते हो कि आगे जाके एक कोई भी स्टेप आप उठा रहे हो तो उसका आगे जाके नफा नुकसान क्या हो सकता है। एक जो आगे के परिणाम बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग आगे का नहीं सोच पाते हैं कि इस चीज का परिणाम आगे जाके क्या होगा। वो लोग जल्दी जल्दी में छोटे से प्रॉफिट के लिए या इस वक्त जो चाहिए वो काम कर लेते हैं, मगर आगे जाके उसके जो नुकसान होते हैं पर्यावरण पे या आसपास के लोगों पे वो नहीं सोचते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, एक बहुत अच्छा माहौल बनाने के लिए एक मैनेजर को हमेशा अपना माइंड स्टेबल रखना है। जब तक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं होगी बहुत सारी चीजें हम अचीव नहीं कर सकते हैं। स्टेबल माइंड ही डिसिप्लिन अचीव कर सकता है, स्टेबल माइंड ही प्योर रह सकता है, स्टेबल माइंड में ही जो क्वालिटीज हैं जैसे वैल्यूज हैं वो स्टेबल माइंड में ही आएगी। अगर पर्सन एक समय पर बहुत सारी बातें सोच रहा है एक व्यक्ति, तो वो कभी भी स्टेबल माइंडेड पर्सन नहीं कहलाया जाएगा। एक तो स्टेबल माइंडेड नहीं होगा तो वो उसके आसपास की चीजें भी अस्त व्यस्त होंगी। अगर उन चीजों को बनाकर रखना है, सब चीजों को प्रॉपर चलाना है, कंट्रोल करना है, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है, एक अच्छा लीडर बनना है, सबसे पहली चीज है शांत दिमाग रखना, स्टेबल माइंडेड रहना। स्टेबल माइंडेड रहने के लिए हमको एकाग्र चित्त होना है, मेडिटेशन करना है। एकाग्र चित्त होने से ये होता है कि हम जहां जिस वक्त जिस बात पे चाहे अपना ध्यान ले जा सकते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति कहीं भी किसी भी माहौल में है, कहीं बहुत लोगों के बीच में कोई फंक्शन चल रहा है, वो गाने सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है, मगर उसी वक्त उसे कहा जाए साइड में ला करके एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो वो उस वक्त अपने दिमाग में से बाकी सारी बातें निकाल कर, जो भी उस वक्त उसका एंटरटेनमेंट चल रहा था उसको निकाल कर और वो अपना फोकस उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे लाता है। तो मेडिटेशन जरूरी है। आप लोग मेडिटेशन कीजिए बहुत अच्छी तरह से, और धीरे धीरे प्रोसेस होगा। आपको फर्स्ट डे पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो मेरे सेंटर में मुझे दीदी जी ने कही थी, जब मैं मेडिटेशन के लिए जाती थी तो मैं दीदी से कहती थी कि दीदी मेरे से इतना जल्दी नहीं होता है, अगर मैं सुबह 2 घंटे शांत रहती हूँ तो सुबह 10-11 बजे तक फिर मेरा माइंड ऊपर नीचे हो जाता है। तो दीदी ने कहा था कोई बात नहीं, फिर से बैठो, फिर से मेडिटेशन करो और अपने आप को। और जब आप पहली बार, मुझे दीदी जी ने एक ही बात कही थी कि जब आप पहली बार चलना सीखे थे तो पहली बार में चलना आ गया था क्या? तो हमेशा जब भी आप मेडिटेशन नहीं कर पाओ या दुनिया में कोई भी चीज नहीं कर पाओ, तो एक बार हमेशा याद रखना कि जब आप बच्चे थे, आप चलना सीख रहे थे, तो आप में कितनी जिद थी। अगर हम लोग उसी वक्त ये बात छोड़ देते, चलो चलते चलते तो मैं गिर जाता हूँ, फिर मैं क्यों चलना शुरू करूं, मुझे नहीं चलना, मुझे चलने से डर लगता है,
तो आज हम में से आधे लोग तो दुनिया में चलना भी नहीं सीख पाते थे। तो जैसे हमने जिद करके उस बचपन वाली स्टेट में हमने चलना सीखा, वैसे ही हमको हर चीज के लिए, आपकी एजुकेशन है, आपका करियर है, आपकी फैमिली लाइफ है, हर चीज में फेलियर्स आएंगे और उसके बाद आपको सक्सेस की तरफ जाने के लिए स्टेबल माइंड चाहिए। जैसे अभी सचिन भाई ने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर स्टेज पे आपको एक स्टेबल माइंड चाहिए। स्टेबल माइंड के लिए मेडिटेशन जरूरी है। So I would like to conclude my lecture over here. Hello. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. हमारी लाइफ बहुत मिसमैनेज होती है, खासकर स्टूडेंट लाइफ मैनेज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें चलती है आसपास, बहुत कुछ चलता है और अभी तो फिलहाल तो हम कुछ ऐसे हालात में हैं कि हालात बिगड़े हुए ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह से मैनेजमेंट करना सिखाया मैम, रियली इट्स वेरी एक अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, मतलब हम ही है जो मैनेज कर सकते हैं, कोई और तो मैनेज नहीं कर सकता। हम अभी तक हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी लाइफ कोई और मैनेज करेगा, मतलब अभी हम स्टूडेंट लाइफ में है तो हम सोचते हैं मम्मी मम्मी पापा मैनेज करेंगे, लेकिन वो एक लिमिट तक ही मैनेज कर पाते हैं, सब कुछ हमें ही मैनेज करना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत बहुत ही हालांकि आपको समय कम मिला, मतलब बहुत कम समय में हुआ, लेकिन आपने जिस तरह से समझाया हमारे स्टूडेंट्स को यकीनन बहुत अच्छे से समझा है। थैंक यू सो मच। मैं एक सेकेंड ना। जी जी हाँ, एक बात और मैं मतलब स्टूडेंट से कहना चाहूंगी जी जी कि कभी भी ये मत सोचिए कि जो आपके तकदीर आपके लिए बहुत कुछ करती है। तकदीर या किस्मत नहीं करती है। एक दिन आपको अपनी कलम अपने हाथ में लेनी है और खुद लिखना है। तो जब तक आप अपनी कलम से अपनी किस्मत लिखना नहीं शुरू करोगे, तब तक यू विल बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स। तो आज से ही अपनी कलम अपने हाथ में लो और अपनी किस्मत लिखना शुरू करो। मैम, आपने बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम ही तोड़ डाला। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई और लिखता है हमारी किस्मत, कोई और नहीं तो भगवान लिखता है। आपने तो सारी कलम हमारे हाथ में ही थमा दी। हमारे ही हाथ में है। आप मेडिटेट जी कीजिए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, जी ये पढ़िए ऑफकोर्स, तो फिर आपको ये बातें रियलाइज होंगी जो मैंने काफी देर से रियलाइज किया। हाँ हाँ जी हाँ। जी, जरूर स्टूडेंट्स जरूर ये आपकी फॉलो करेंगे बात, और अपनी कलम अपने हाथ में लेंगे और अपना भविष्य खुद लिखेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैम, मैं अमिता दीदी से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अमिता दीदी ने 25 ये कोर्स मैम 25 अक्टूबर से चल रहा है, 25 अक्टूबर से हम 30 अक्टूबर, आज ये कोर्स का लास्ट डे है और हमने बहुत सक्सेसफुली ये कोर्स कंप्लीट किया है। और इस कोर्स की वजह से यकीनन हमारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिला है। हमने बहुत कुछ, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ मिलके चलती है। और ये बहुत सारी चीजें मैं बहुत सारी चीजें सीखी है। सो थैंक यू सो मच अमिता दीदी, थैंक यू सो मच कोमल मैम। और अब हम लोग और फ्यूचर में ऐसे कोर्सेज करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अमिता दीदी, आप बोलना चाहेंगी कुछ? हाँ, जी जी थैंक यू कोमल बहन। आपने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पल्लवी मैडम, आपने लगातार सारे वीक में पूरा अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटर किया और हमें भी बहुत अच्छा सहयोग दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो एग्जाम आपने शेयर की है बच्चों के साथ, नहीं, शेयर नहीं किए है ना वो? पल्लवी मैडम, आपने शेयर की है एग्जाम? नहीं मैम, शेयर नहीं किए, सॉरी, मैं म्यूट पे ही थी और मैं बोल रही थी। हाँ सॉरी। हाँ, चलेगा। तो फिर वो अभी शेयर कर देंगे, हाँ जी 5-10 मिनट में हो जाएगा उनका एग्जाम। और फिर तुरंत अगर 1-2 स्टूडेंट्स भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो अभी हमारे पास कोमल मैडम भी है, तो उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट रीड करके बच्चों को देंगे आज। जी जी मैम, क्योंकि बाद ये में आप लगातार शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ,
लगातार लेक्चर चल रहे थे ना, तो हाँ, फिर हाँ, ये हो चलेगा। जाता है ना। हाँ, हाँ, चलिए। नहीं, ऐसे शेड्यूल था 4 to 4:30 इनका था, फिर ऐसे था, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ आगे। नहीं चलिए। हाँ हाँ, मैं शेयर करती हूँ मैम। हाँ, शेयर कर देना ग्रुप में या लिंक में, अभी इसी लिंक पर कर देना मैं शेयर। इसी लिंक पे करती हूँ। ये स्टुडंट्स लिंक शेअर झाली आहे बघा. एक्झाम आहे. एक्झाम साठी तुम्हाला अगदी सोपी एक्झाम आहे. 10 मिनिटं दिली जाणार. चॅट बॉक्स मध्ये बघा एक फॉर्मची लिंक, गुगल फॉर्मची लिंक आहे, ती शेअर केली. क्लिक करा आणि एक्झाम द्या. दीदी आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स जी. स्टूडेंट्स फिलअप करा. हा टेस्ट द्या ती. मॅम झाला मॅम, सबमिट ओके. केलं. हाँ केलं ना. ओके. दीदी आप म्यूट पर थे, आप कुछ बोल रहे थे पर आप म्यूट पर है. हाँ, स्टूडेंट्स के आ रहे हैं. प्रीति थुमरे उनका आ गया है. तो अभी मैं चाहूंगी कि आप वो एक सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो मैं शेयर करती हूँ. जी जी. वो शेयर के राइट्स. हाँ हाँ मैं आपको देती हूँ. सॉरी देती हूँ. जी दीदी आप शेयर कर सकते हैं. ओम शांति. तो कोमल बेन आप ये रीड कर देना सर्टिफिकेट. मॅम झालं. गुड गुड. आए बहुत आ रहे हैं फॉर्म्स. येस येस. मॅम मेरा सर्वांनी फिलअप करा. हा सर्वांनी करा, ज्यांचं झालंय ते गुड, पण बाकीच्यांनी फिलअप करा. टेस्ट द्या.
काय परत सांगायचंय? लिंक मॅम. मॅम हे तर प्राचीच आहे आमचं कुठे. अगं अशा प्रकारचं सगळ्यांना ज्यांनी ज्यांनी फॉर्म फिलअप केलंय त्यांना मिळणार. ठीक है, सर्टिफिकेट जैसे हाँ। जैसे हाँ उसमें आपका नाम सर्च कर सकते हो. जैसे नेटवर्क इश्यूमुळे बॅक गेलेलं, सो तुम्हाला समज काय? काय नाही समजलं, म्हणजे लिंक परत पाठव असं म्हणायचंय याची. हा ओके ओके थांब. ठीक आहे, परत टाकली लिंक. गुड नेहा. येस, गुड कविता. ओम शांति। हाँ यस मैं सर्टिफिकेट रीड कर रही हूँ। ये सर्टिफिकेट है एक्चुअली एक प्रोग्राम एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। इट इज गिवन बाय Prajapita Brahma Kumaris and it is applicated to the University of Mumbai Asmita College of Arts and Commerce for Women. तो this is to certify मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम ले रही हूँ, हर स्टूडेंट को वहाँ अपने नाम का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. So this is to certify that Miss Prachi Shirke has actively participated in the 5-day course of enhancing the quality of life organized by Asmita College of Arts and Commerce for Women as well as Raj Yoga Education and Research Foundation Education Wing and Brahma Kumaris Vikroli. So the duration of the course was from 25th of October 2021 to 30th October 2021. Hello. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. थैंक यू. Yes. अमिता दीदी, हम Yes. हाँ यस एंड करें Yeah. मीटिंग. और Yes, थैंक यू yes, सो ma'am. मच अमिता दीदी. Thank you. थँक यू स्टुडंट्स. आपला हा कोर्स आज इथे संपलेला आहे असं मी जाहीर करते. Pallavi ma'am, thank you for थँक coordinating. यू. येस, थँक यू कोमल मैम. अमिता दीदी, मैं एंड करती हूँ मीटिंग. और सचिन भाई को वीडियो सॉरी जो आज के रिकॉर्डिंग है वो उनके मोबाइल पे भेजती हूँ मैं, या फिर आपको भेजो दीदी. हाँ चलेगा. जी जी, एंड करती हूँ.